हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र पंड्या स्वागत करता हूं आप सभी का 360 युवा एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है डेली मिल रही है। सुबह करंट अफेयर्स से लेकर के हिंदी से लेकर मैथ्स, रीजनिंग, सारी क्लासेस आपके पास आती हैं और उम्मीद है कि वो क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप सभी पर जितनी भी क्लासेस आप देखते हैं सभी को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें और भी कुछ बताइएगा जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। और साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से 360 युवा एजुकेशन आपके लिए एक नई सीरीज लेकर के आ रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे। और फर्स्ट में जो हमने पेपर लिए हैं वो 2017 के टेस्ट में जो पीईबी ने एग्जाम ली थी पुलिस कांस्टेबल की, उसके पेपर्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ थोड़ा सा जानकारी कि यहाँ पर 19 अगस्त 2017 से जो पहला पेपर सुबह मॉर्निंग बैच का जो था 9 AM का 9 बजे का मॉर्निंग का, उससे आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं। इसमें जीके और साइंस मैं आपको बताऊंगा और मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपको चित्रांश गौर सर बताएंगे। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है और सारे पेपर्स प्रीवियस पेपर्स जो है सभी का सॉल्यूशन आपको देखना है ताकि आने वाले पेपर्स की आपको जानकारी मिले, किस तरह से उन सारे पेपर्स में जो है आपको किस तरह टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं या नहीं आते हैं, करंट से आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर जीके से किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, सिर्फ जीवाणु या अपने मनुष्य जीव के ही मिलते हैं या पशुओं के भी मिलते हैं। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस अपने लिए आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आज की जो क्वेश्चन सीरीज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्वेश्चन सीरीज में पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो बात को थोड़ा सा सोचें हम लोग। तो मानव के अधिकार की बात यहाँ पर हुई है, तो ऐसा दिवस जो मानव के अधिकार उसको प्रदान करता हो उसके वो किस दिन हमें मनाना चाहिए, किस दिन हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिनमें 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 15 जुलाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कब मनाया जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात कि आप लोग एग्जाम में अगर कभी इस सिचुएशन बने कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, और तुक्का जिसको आप बोलते हो वो भी अगर लगाओ तो थोड़ा सा देख करके समझ करके और जो बाकी ऑप्शन है उनको काटने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर 1 सितंबर और 15 जुलाई 2 ऐसे ऑप्शन है जो 2 अलग जा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए जो 2 आंसर हमको एक जैसे लग रहे हैं 10 दिसंबर और 10 नवंबर, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों में से कोई एक हमको चॉइस करना है। ठीक है, क्योंकि यही हमको भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन इजीली कर जाते हैं लेकिन 2 ऑप्शन जो होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं मानवाधिकार दिवस की। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यह 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए और उनके संपूर्ण अधिकारों को प्रदान करने के लिए एक घोषणा पत्र लागू किया था। तब से लेकर के प्रत्येक वर्ष उनके सम्मान में जो है यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में 1993 को इसका एक आयोग का गठन किया गया और उसके बाद में जो है इसको मानवाधिकार आयोग बना करके और इसका एक कानून बना करके लागू कर दिया गया, जिससे कि समस्त मानव जाति या जो भी भारत में जो भी लोग रहते हैं उनकी किसी भी प्रकार का कोई यदि आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार का हनन होता है तो वो उसको बचा सकते हैं, अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकते हैं। ऐसा कानून भारत सरकार ने यहाँ पर बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, यानी विदिशा नाम का जो शहर है वो किस नदी के तट पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको मिले हैं रावी, सोन, केन और बेतवा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है और विदिशा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है। यह एक प्रमुख शहर है। यह मालवा की उपजाऊ पठारी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है तथा पश्चिम में इसका मुख्य पठार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो विदिशा किस नदी पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर आएगा बेतवा। ठीक है, अच्छा नदी से मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर करके क्या होता है कि जब आपको पूछा जाता है कि मान लीजिए नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो हम सब समझते हैं कि जहां से नदी निकल रही है वो मुहाना है। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी जो है गलतफहमी होती है। मुहाना किसको कहा जाता है, जहां पर नदी का अंत होता है, जहां जाकर के वो किसी दूसरी नदी में मिल जाए या फिर क्या हो किसी समुद्र में मिल जाए या कहीं पर भी जाकर के जब वो समाप्त होती है तो उसको मुहाना कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है हम लोग और भी आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि इतिहास के अनुसार ग्वालियर जो है वह उसकी स्थापना किसने की, ग्वालियर शहर जो है उसकी स्थापना किसने की। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और सूरज सेन। ठीक है, तो सूरज सिंह जो है ये इसके संस्थापक है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह ने की थी और ग्वालियर का किला ग्वालियर शहर के प्रमुख स्मारकों में से एक है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये केवल ग्वालियर का किला जो है शहर के ही नहीं वरन देश के प्रमुख स्मारकों में से भी एक है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमको उनके बारे में पढ़ना है और याद रखना है। आगे सारी बातें हम जो है आपको बताएंगे, लेकिन इस समय जो हमें पेपर करना है तो टाइम थोड़ा कम है, समय की कमी के कारण हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे के अतुल्य उदय जो है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में आया था और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो एक तरह से जब ये पुस्तक लिखी गई होगी तभी का क्वेश्चन है, यानी करंट का है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बड़ी घटना जो आपको लगता है ये या फिर डेली जो है करंट अफेयर्स आपके सामने आते हैं उन करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन मिले हैं जिनमें राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव और रजत शर्मा। ठीक है, तो आइए इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय जो है उसके लेखक तरुण विजय जी हैं और तरुण विजय भारतीय राष्ट्रीय भावना के से ओतप्रोत पत्रकार और चिंतक हैं। साथ ही संप्रति में वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको तरुण विजय जी के बारे में जो भी जानकारी दी गई वो आपको याद रखना है और अगली बार जब भी आप लोग कोई भी करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करें तो उसको ध्यान से आगे पढ़ें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन लेकर के आ सकती है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसके ऑप्शन हमें मिले हैं चेन्नई, बेंगलुरु, देवास और कोरापुट। ये गंबेलुरु जो लिखा है ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये टाइपिंग जो पेपर की है वो सेम टू सेम हमने आपको बताई है, क्योंकि पेपर में से ये क्वेश्चन उठाया गया और वहीं से लिया गया है, तो इसलिए ऐसा ही टाइप है और इसका सही आंसर भी बेंगलुरु ही है। हिंदुस्तान, आइए इसका आंसर देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यह संस्थान भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। यानी जो भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हवाई संयंत्र, यानी आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी विमान से जो चीजें होती है, जो विमान बनाने की जो चीजें होती है, उन सभी का ये निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो वर्तमान में तो 9 हो गए हैं, लेकिन तत्कालीन समय में जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 7। अब कौन से बढ़े? तो आप लोगों को पता है कि थोड़े दिन पहले जो है वर्तमान जो सरकार है उन्होंने क्या किया था, तो कश्मीर से धारा 370 को हटा करके और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग कर दिया। एक जगह तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और एक जगह क्या है, तो जैसे दिल्ली में चुनाव होता है ऐसे वहां पर मुख्यमंत्री वगैरह रहेंगे, लेकिन वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ही जो है उसको मिलेगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों पूछी गई? तो देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ही एक ऐसी बैंक है जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, क्योंकि जितनी बैंक हमारे यहाँ पर चलती है वो सभी उसी के कारण चलती है। यदि इनको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, कुछ भी है, तो ये कहाँ जाएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही जाएंगे। जितने नोट छपते हैं उन सभी की जानकारी कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी वही हमें देते हैं। तो इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, उनमें देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक है 1949, उसके बाद 1947, 1927 और एक और मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन हम नहीं दे पाए, तो वो है 1935 और इसका सही आंसर भी 1935 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और
5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। यानी जिस समय इस बैंक की स्थापना हुई उस समय बैंक में कितने थे, तो 5 करोड़ की पूंजी के साथ में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। आज यदि कोई भी नई बैंक बनती है तो नई बैंक बनने में कम से कम 100 करोड़ की पूंजी उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तब वो संस्था जो है बैंक का संचालन कर सकती है। लेकिन उस समय में भारतीय रिजर्व बैंक जब शुरू हुई 1 अप्रैल 1935 को, तब कितने पैसे थे, तो केवल 5 करोड़ रुपए जो थे उस बैंक में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यहां पर हमको ऑप्शन मिले हैं अरविंद सुब्रमण्यम, संजीव सन्याल, सुब्रमण्यम स्वामी और रघुराम राजन। चलिए जी, एक लाइन का आंसर था इसलिए हम लोग यहाँ पे हमने इसको लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। संजीव सन्याल जो है तत्कालीन यानी उस समय के केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, उस समय के। अभी वर्तमान में कौन है ये आपको सर्च करना है, और अगला पेपर जब भी हो तत्कालीन उस समय के जितने भी अधिकारी है, बड़े सेना नायक यानी सेना प्रमुख जो भी होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी जो बड़े पद हैं, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, या फिर रिजर्व बैंक के प्रमुख कौन है, ठीक है, एसबीआई के प्रमुख कौन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करंट में याद रखनी पड़ती है, या जो भी बदलते हैं उन सारी चीजों को हमको याद रखना है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन के हम लोग पढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? किसके लिए? तो संस्कृत के लिए 2014 में। ठीक है, तो ये भी लगभग करंट का ही था, क्योंकि 2017 में पेपर हुआ था तो उन्होंने रिलेटेड। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं आपको कि जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से 50% जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस्ड पर आते हैं कि आज वर्तमान की जो घटनाएं होती है उनको अतीत से जोड़ लिया जाता है कि इससे रिलेटेड कोई भी घटना जो है वो पहले कब हुई थी, और पहले जो घटना हुई थी उसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज का बता करके। ठीक है, तो इसीलिए हमको करंट अफेयर्स अपडेट करना है, लेकिन उससे जुड़ी अगर कोई घटना हमारी पहले की भी है तो उसको हमको याद रख के और अच्छे से उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है इसकी कुछ जानकारी देता हूं मैं आपको। इसमें हमें ऑप्शन मिले हैं रामजी ठाकुर, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, प्रभुनाथ द्विवेदी, रामशंकर अवस्थी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में सही कौन सा है आइए देख लेते हैं। संस्कृत के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में प्रभुनाथ द्विवेदी जो है उनको नामित किया गया था। किसको किया गया था? प्रभुनाथ द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने ओरछा में चतुर्भुज मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था? यानी चतुर्भुज चार भुजानाथ का जो मंदिर है वहां पर उसका ओरछा में निर्माण किसने करवाया था? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है सतपुड़ा राजा, बूंदेला राजा, राजा विक्रमादित्य और राजा भोज। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो किसने जो है तो ओरछा मंदिर जो है, ओरछा में जो मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, उसका निर्माण बुंदेला राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? बुंदेला राजाओं ने। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विंध्याचल श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें हमारी पहला जो ऑप्शन है बेल चोटी, दूसरी मिकाई श्रेणी, तीसरी है केसकर श्रेणी और चौथी है गुडविल चोटी। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था ऑप्शंस काटना सीखिए, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हमको चोटी का और बीच में 2 श्रेणियों के नाम दे दिए। ठीक है, तो ये 2 तो अपने आप ही चली गई। ठीक है, अब इनमें 2 में से एक को हमको चुनना है। तो एक है बेल चोटी, दूसरी है गुडविल चोटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुडविल चोटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय सेना प्रमुख कौन है? भारतीय सेना प्रमुख कौन है? ठीक है, तो भारतीय सेना प्रमुख वैसे तो तीनों सेनाओं के जो है हमारे यहाँ अध्यक्ष बोला जाता है, तो वो होते हैं हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं तत्कालीन, यानी उस समय के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेना के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। उनके आदेश पर सारी सेनाएं जो है वो अपनी क्रिया करती है, अपने कार्यों में लगती है। ठीक है, उनके आदेश पर ही युद्ध वगैरह सब होता है। लेकिन 3 सेनाएं हमारे यहाँ पर जल सेना, थल सेना, ठीक है, और वायुसेना। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो यहां पर पूछा गया है थल सेना के बारे में। तो इसके जो तत्कालीन उस समय के थे जनरल विपिन रावत, उनका बताया है। ठीक है, तो आपको हमेशा अपडेट रहना है, जो नए नए आते जाए उनके बारे में आपको पता लगाते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर पूछा है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन आ गया है बीच में, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर पूछा गया है हमसे
एक विषम संख्या इसमें से विषम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? विषम ज्ञात करना है। तो देखिए हाथी चिंघाड़ता है तो ये सही बात है, घोड़ा हिनहिनाता है तो ये भी सही है, ऊंट का दहाड़ना, ऊंट नहीं दहाड़ता, शेर दहाड़ता है, ठीक है, तो ऊंट का दहाड़ना तो ये गलत आंसर है, ठीक है, यही इसमें से भिन्न है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने? विषम, यानी इन सब में से अलग बताइए, तो विषम। उसके बाद आखिरी कौन सा है? तो कुत्ते का भौंकना। तो ये सब तो जमता है, लेकिन ऊंट और दहाड़ना ये कभी भी इनका मैच नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल जो है अग्निवीर 2016 उसका परीक्षण किससे किया गया? क्या क्वेश्चन दिया है यहां पर हमें कि भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्निवीर का 2016 में से परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो कहां पर किया गया था इसका परीक्षण, मतलब कहां से किया गया था, ठीक है। तो मुनेरो द्वीप से किया गया था, श्री रंगरंगम से किया गया था, या फिर श्री अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, या हेवलॉक द्वीप से किया गया था, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो होती है जैसे वैज्ञानिक से रिलेटेड है तो किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम दे देते हैं, या किसी शिक्षक से रिलेटेड है तो उसको शिक्षक का नाम दे देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे यहाँ जो महापुरुष हुए उनका नाम हम उन जगहों को दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपने भाभा रिसर्च केंद्र भी सुना होगा कि वहां पर भी बहुत सारी रिसर्च होती है, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा के नाम पर वो बना हुआ है। वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि परमाणु जो सक्षम मिसाइल है अग्निवीर उसका 2016 में परीक्षण किस स्थान पर किया गया था। तो आइए देखते हैं, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्निवीर का 2016 में परीक्षण किया गया और कहां पर किया गया था? तो अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। कहां से किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया है हमसे कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? राष्ट्रीय प्रतीक पर कौन सा शब्द अंकित है, ठीक है। तो वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन क्या है? तो ये भी हमारा राष्ट्रगान है। और भारत माता की जय ये तो हम लोगों का स्लोगन है। हम अपने देश में रहते हैं और अपने देश को अपनी माँ के समान समझते हैं, ठीक है। तो उनकी जय बोलना तो हमारा कर्तव्य फर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर एकमात्र चीज बचती है सत्यमेव जयते, और वास्तविक में यही है, सत्य ही सदैव विजित होता है, जीतता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर पूछा है विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब स्वाभाविक अगर ऐसे नाम आए हैं, जवाहरलाल नेहरू है ना, AM जिन्ना, VP मेनन, तो ये सब नाम कब के हैं? जब देश की आजादी का समय था, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि इनमें से बंटवारा कौन करवा सकता है? विभाजन मतलब बंटवारा, ठीक है। अब चाहते कौन थे? तो AM जिन्ना चाहते थे, ठीक है। जिन्ना साहब चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन नेहरू जी ये तो नहीं चाहते थे, लेकिन करवाया। कुछ न कुछ कारण होंगे बहुत सारे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पूछा है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दो लोग जब लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में कोई दोनों के पक्ष से नहीं होता है, ठीक है, बीच से कोई होता है। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो कौन थे? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे, विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सुशासन दिवस जो है वह किन भारतीय प्रधानमंत्री के, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हुए जिनके नाम पर आयोजित होता है? यह सुशासन दिवस भारत में पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित होता है। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिनके जन्म दिवस पर हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं? किनके काल में हम लोगों ने सुशासन यानी अच्छा शासन प्राप्त किया? चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सुशासन दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को। अब देखिए एक बात और है, यहां से आपको दिवस भी याद हो जाएगा, कौन सा है? 15 दिसंबर। और कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? तो यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके जन्म दिवस पर इसको हम मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दिबांग वन्यजीवी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? अब देखिए आप MP की एग्जाम का पेपर देख रहे हैं और यहां पर आपको देख रहे हो क्या मिला, किस राज्य में है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन आपको बता देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा, ठीक है। और ये कहां पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज आएंगे, क्योंकि आप MP की एग्जाम दे रहे हो, स्वाभाविक आप MP का ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट चीजें होती है जैसे अभयारण्य है या कोई विशेष है, जैसे केरला की बात आई तो वहां पर हम लोग साइलेंट वैली को याद रख सकते हैं,
ठीक है। ऐसे कहीं पर कोई विशेष नदी है तो उसका नाम याद रख सकते हैं, कहीं पर कोई शहर है जिसका नाम बदला गया तो उसका नाम याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें करंट से अपडेट होकर के कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है। चलिए अगली स्लाइड को चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर पूछा गया है 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह देश राष्ट्रीय पार्क है, यानी वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जिसको 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और यहां पर ऑप्शन है हमारे पास पनपथा, संजय डुगरी, पेंच और कान्हा, ठीक है। तो इनमें इसका सही आंसर जो है वो है पेंच राष्ट्रीय पार्क को 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। चलिए अब देखिए कि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मध्य प्रदेश में ज्यादा कोई वन्य जीव अभयारण्य या फिर ज्यादा टाइगर फॉरेस्ट जो है यहाँ पर नहीं घोषित किए गए या राष्ट्रीय उद्यान नहीं घोषित किए गए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पर हवाई पट्टी है या किन के बीच में जंगल गलियारा गुजरता है, कहाँ पर सफेद बाघ पाए जाते हैं, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पढ़ने लायक हैं, जो एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। तो आपको इनकी जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। बाहर की अगर हमें जानकारी ना हो तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश की जानकारी हमारे पास बिल्कुल पेटेंट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपके मन में बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी चीजें होती है कि बस आप कब टाइम से पेपर को पूरा करो, ठीक है। और आप टाइम से पेपर को पूरा करने के चक्कर में या फिर टाइम निकल रहा है आपके वहां जो कंप्यूटर होता है डेस्क, उसके ऊपर आपको टाइम कम होता हुआ दिखता है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपके मन में घबराहट हो जाती है। कभी भी उस टाइम की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, एक स्पीड आपको रखनी है, बिल्कुल उसको भूलना नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम की तरफ बिल्कुल ही कम ध्यान रख करके और आपको अपना काम करना है, अच्छे से पेपर को करना है। क्या पता आपके नंबर ज्यादा आ रहे हो लेकिन जल्दी की वजह से आप 1-2 नंबर या 5 नंबर जो आपने क्वेश्चन जल्दी की वजह से गलत कर दिए या थोड़ा आराम से करते तो वो हो जाते, ठीक है, और वहीं से आपका सिलेक्शन कट गया, तो आपको वहां पर बुरा लगता है जब बाद में वही पेपर आपको देखने को मिले कि नहीं मैंने इसका ये लगाया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको पेपर को बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड रखना है लेकिन ध्यान से करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, तो उबालना यानी बॉइलिंग, तो स्वाभाविक है गर्म पानी करके और यदि पीते हैं तो उसमें कीटाणु मर जाते हैं, उसको शुद्ध माना जाता है। छानने से कीटाणु नहीं मरते, छानने से क्या होता है तो केवल वो पानी अगर उसमें कोई कचरा है तो वो साफ हो जाएगा, लेकिन कीटाणु तो उसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता हमको, ठीक है, दिखते ही नहीं है। और यहाँ पर और क्या दिया है, तो आसवन और उसके बाद में क्लोरीनीकरण, ठीक है, तो क्लोरीनीकरण, तो ये 4 हमको यहाँ पर पद्धतियां दी गई है। इसमें से छानना जो है इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है पानी के शुद्धिकरण में छानना पद्धति जो है वो कीटाणुओं को नहीं मारती है, ठीक है, क्योंकि छानने से कीटाणु नहीं मरते, केवल वो तो साफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, फल के रस से मिलाए जाने वाले खमीर को अवयवी श्वसन शर्करा जिस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है वह बताइए। तो ये जो बदलता है ये केवल एल्कोहल में, क्या बोला है यहाँ पर, इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या है, एल्कोहल इसका राइट आंसर है। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। फल के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है, तो वो एल्कोहल में बदल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसके उपयोग से नाविक तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है निम्न है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक छोटे सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपने, अब तो जितने एंड्रॉइड मोबाइल हैं उनमें भी कंपास आने लगा है, लेकिन जितने भी आज भी जहाज या नाविक जो भी चलते हैं वो सब दिशा को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंपास का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कंपास से उनको दिशा का ज्ञान हो जाता है कि किस दिशा में जो चुंबक है वो घूम रहा है या उसका जो सुई है वो किस दिशा में जा रही है, तो पता चल जाता है, ठीक है। चलिए इसका हम थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है चुंबक की दिशा संबंधी गुण जिसका उपयोग नाविक तथा यात्री द्वारा प्राचीन काल में किया जाता रहा है, क्या है, तो दिशा संबंधी। इसके 4 जो हमको यहाँ पर दिया गया था, प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरण का गुण, दिशा संबंधी गुण और आकर्षण का गुण। तो नाविक किस लिए इसका प्रयोग करते थे, तो आपको पता चल ही गया है,
नाविक किस लिए प्रयोग करते थे? तो दिशा जानने के लिए करते थे, न तो प्रतिकर्षण के गुण के कारण करते थे, न प्रेरण के गुण के कारण, और न ही आकर्षण यानी चिपकने का जो उसका गुण होता है उसके कारण करते थे। वो किस कारण से करते थे? कि दिशा संबंधी जो ज्ञान चुंबक देती है, इस कारण से उसका वो उपयोग करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने से थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि, मतलब जो पटाखे हम जलाते हैं, वो पटाखे जब जलते हैं तो पटाखों की ध्वनि जो हमें सुनाई देती है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, आइए पढ़ लेते हैं इनको थोड़ा सा। ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं, या ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेज यात्रा करती है, ठीक है। तो ध्वनि जो है वो प्रकाश की तुलना में तेज यात्रा करती है, या फिर हमारे कान ध्वनि को सुनने में अधिक समय लेते हैं, या फिर प्रकाश जो है वह ध्वनि से तेज यात्रा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, इसका जो राइट आंसर है वो है ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेज यात्रा करती है। क्या करती है? तेज यात्रा करती है, क्योंकि प्रकाश को एक निश्चित समय लगता है वो जाते जाते, लेकिन ध्वनि बिल्कुल गति से जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो 4th वाला इसका राइट आंसर है कि ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेज यात्रा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। जो कि पशुधन का भाग नहीं है, पशुधन यानी जो पशुओं में आता है, ठीक है। पशुधन मतलब जिसमें पक्षी भी आ सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुर्गा, यहाँ पर दिया है ऑप्शन में बतख, तो बतख भी लोग पालते हैं, मुर्गा भी पालते हैं, ठीक है। मवेशी को भी आप पाल सकते हो किसी भी प्रकार के वो, लेकिन मोर को पालना ना तो सरकार ने आपको वो दिया है कि आप किसी प्रकार के किसी मोर को मार डालो, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, न तो उसको कोई मार सकता है। हाँ, पालने की बात है तो छोटा मोटा खिला सकते हो, लेकिन बांध के रखना या उसको किसी एक क्राइटेरिया में बांध देना कि इसके अंदर रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पशुधन के अंदर नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है हेजा किसके कारण होता है? हेजा जो है वो किनके कारण होता है? यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव जो हमको दिए गए हैं, इनमें है कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और जीवाणु। इन चारों में से ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हमें हेजा होता है? हेजे की बीमारी जो होती है वो किस कारण से होती है? तो हेजे की बीमारी जो होती है वो हमें जीवाणुओं के कारण होती है। किस कारण से होती है? जीवाणुओं के कारण से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस की बहुत सारी सीरीज जो है आपके पास थोड़े दिनों बाद हम लोग चालू कर देंगे जल्दी ही, और साइंस के हम क्वेश्चन जो देंगे वो टॉपिक वाइज भी देंगे और साथ साथ में अगर नंबर वाइज भी दे देंगे, एक सीरियल कि 50 क्वेश्चंस का सीधा एक छोटा सा आपको वीडियो मिल जाएगा, या 100 क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा। और लाइंस जैसे रक्त से रिलेटेड है तो रक्त से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। मानव शरीर से रिलेटेड है तो जितने भाग होंगे मानव शरीर से रिलेटेड ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और व्यवस्थित तरीके से देने वाले हैं। हमारे चैनल को यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा विनिमय नहीं होती, अपघटित होती है, विकसित होती है और अवशोषित होती है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। जिसको भी ये क्वेश्चन का आंसर अगर याद है, आपको जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो इनमें अगर किसी का आंसर आपको याद है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अगर आप उतारते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सभी को नोट डाउन करें ताकि आगे भी आपके काम आए और एक रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा जो होती है उसका क्या होता है? विनिमय नहीं होती, या अपघटित होती है, या विकसित होती है, या अवशोषित होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है। क्या होता है? ऊष्मा विकसित होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉयलर चिकन का भरण क्या होता है? बॉयलर चिकन का भरण क्या होता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो शायद आपको पीछे थोड़े से दिख नहीं रहे होंगे, तो जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूं, और भी थोड़ा सा जो दिखेंगे वो और मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है
विटामिन से भरपूर संयुक्त रूप के साथ में जो है इसकी पर्याप्त मात्रा में वसा और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। ठीक है, एक बार और पढ़ के बताता हूं मैं आपको। विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ में पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। ठीक है, चलिए और भी आगे के जो ऑप्शन है मैं बताता हूं आपको। इसमें लिखा है मिश्र खाद्यान्न से उच्च मात्रा मिलती है, या प्रोटीन और वसा से भरे हुए घटक हैं, या फिर विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन है। कौन सा है? पहला इसका आंसर सही है। विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ में पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन हमको मिलता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार कक्षित हृदय वाला सरीसृप का नाम लिखिए। ठीक है, चार कक्षित यानी जिसका चार कक्षों में या चार भागों में जिसका हृदय होता है, ऐसे सरीसृप का नाम बताइए। यानी ये किसकी बात आई है? तो यहां पर जानवरों की बात आ गई है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से बताए हैं? वेरेनस, चिपकली, गिरगिट और मगरमच्छ। ठीक है, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है मगरमच्छ। क्या लिखा है? चार कक्षित हृदय वाला सरीसृप मगरमच्छ है, और मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। यानी रेप्टाइल जो होते हैं जिनको बोला जाता है, उनमें सबसे बड़ा जीव यही है, और यह 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। कितना? तो 4 मीटर से लेकर के और 25 मीटर तक भी हमको लंबा मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको यहां से एक बात मैं बता दूं अच्छी सी, कि आपको क्या करना है कि जितने भी कोई जानवरों के या छोटे मोटे जो भी हैं, वैसे हम साइंस की क्लास आपको देंगे, लेकिन फिर भी कहीं से अगर आपको पढ़ना मिलता है तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो टाइम है, थोड़े टाइम बाद आपको कोई भी नहीं बोलेगा पढ़ना है, और आपको खुद को पता चल जाएगा पढ़ने का समय गया है और कोई भी काम हमको करना है। अगर आपने मन में सोचा है कि नहीं मुझे जॉब करना ही है, तो फिर आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय व्यतीत करने से कोई भी फायदा नहीं है। वैकेंसी का इंतजार करोगे, क्या पता वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी करेंगे, वैकेंसी आएगी तो हम लोग वीडियो देखेंगे, वैकेंसी आएगी तो हम लोग याद करना शुरू करेंगे। वैकेंसी तो ऐसी आती है कि वैकेंसी आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम आ गई। 2 महीने का 1 महीने तो फॉर्म भराते हैं, मुश्किल से 15-20 दिन के बाद में एग्जाम शुरू हो जाती है। तो आप सोचोगे पहले तो कि एग्जाम वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरेंगे, फिर वैकेंसी आ जाएगी तो अभी तो फॉर्म भराने चालू नहीं हुए, फॉर्म भरने जाएंगे, तब आराम से बुक लाएंगे, तब वीडियो देखेंगे। अभी से क्या है, फिर जब वैकेंसी एग्जाम भी देने चले जाओ, आप वहां से फॉर्म भर के आ जाओगे तो बुक लेके आओगे, फिर रख दोगे आराम से। अभी कहाँ यार, अभी तो एग्जाम में बहुत दिन है, क्या पता डेट वेट, फिर डेट भी मालूम पड़ गई, फिर सोचोगे तो 15-20 दिन है, 25 दिन है, क्या पढ़ोगे, टाइम निकल जाएगा। इसीलिए टाइम का इंतजार मत करो, आज से ही एक चीज की बस पढ़ना है। जॉब लगाना है तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप क्वेश्चंस देख रहे हो, इनमें से आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इन सबको पढ़ा होगा या इन सबको देखा होगा। ठीक है, या इन क्वेश्चंस को कभी किसी बुक में पढ़ा होगा या कभी किसी वीडियो में देखा होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना चालू कर दीजिए आज से ही। चलिए अगला जो है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हृदय धमनियों के साथ तथा हृदय धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? यानी हृदय जो होता है वो पंपिंग करता है ब्लड की, तभी हमारी धमनियां या नाड़ियां जो होती है, जिसमें आप डॉक्टर यहाँ पर संभालते हैं या यहाँ पर संभालते हैं, या कोई भी व्यक्ति जीवित है या मृत, उन धमनियों के द्वारा हमें पता चल जाता है। और शिराएं ये एक साथ पंपिंग का काम करते हैं और उनमें ब्लड धीरे धीरे रोटेट होता है झटके के साथ में। जब हृदय पंप करता है हमारा तो ब्लड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये कौन से स्तर का उदाहरण है, या कौन से संगठन के स्तर, किस स्तर का उदाहरण है हमारे लिए? तो उत्तक का है, अंग प्रणाली का है, कोशिका का है, या अंग का है? ठीक है, तो आइए जो इसका राइट आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है हृदय धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के अंग प्रणाली पर स्तर का उदाहरण है। किसका? अंग प्रणाली का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अंग हैं और अंगों से मिलकर के और ये सब चल रहे हैं। हृदय एक अलग अंग है, शिराएं एक अलग अंग है, धमनियां एक अलग अंग है हमारे शरीर का। ठीक है, तो ये अंग प्रणाली का उदाहरण है। किसका? अंग प्रणाली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्स देश के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। एड्स देश के द्वारा संचारित नहीं हो सकता, तो किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता? लैंगिक। यहां बोला है, फिर वही बात आ रही, कौन सी? कि आपको समय की कमी के कारण अपनी जो क्वेश्चन पढ़ने की एक शैली होती है कि इसको शांति से बिल्कुल समझ करके पढ़ना है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल समझ करके पढ़ना। मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि जब तक जिस भी क्लास में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल से आप पास आउट होके हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आओ, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बहुत अच्छी बता देता हूं कि सारे अभी तक जो प्रोसेस थी आपकी,
वो सारी, और विशेष करके एमपी की तो बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतनी योजनाएं हैं कि बच्चा 12वीं तक भी आ जाए तो फेल नहीं होता है, कभी रुक जाना नहीं में भी पास हो जाएगा, पर पास हो जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इतनी योजनाएं निकाल रखी कि बच्चा 8th तक तो वैसे ही फेल नहीं होना है, कि यहाँ तक फेल हो जाएगा क्या पता, घर वाले पढ़ना बंद कर देंगे, उसको 9th में आना दो, उसके बाद स्वयं की स्वेच्छा से पढ़ने लग जाएगा, फिर 9th जैसे तैसे स्कूलों में पास हो जाता है, 10th में अगर 9th पास भी नहीं हुआ तो भी 10th वाले प्राइवेट फॉर्म भर देंगे और वहां जाके भी रुक गए तो रुक जाना नहीं। जैसे जैसे अगर क्या अभी तक तो आ गए हो, क्योंकि यहां तक क्या था तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन थी, अभी तक तो आपको सिलेक्ट करने का काम चल रहा था, आने दो, लेकिन कहां जाकर प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन चलेगी, तो जब आप कंपटीशन की एग्जाम में उतरोगे ना तो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, वहां आप किसी को जाके नहीं बोल पाओगे कि मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे साथ मेहनत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आपको सेल्फ जो भी करना है सेल्फ करना है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, आपको यहाँ पे काटने की पद्धति चलेगी। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया है कि एड्स जो होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा नहीं फैलता है, क्या बोलता है, किसके द्वारा नहीं हो सकता है, तो लैंगिक संपर्क, गले लगना, स्तन आहार या रक्ताधान, इन चारों प्रक्रियाओं में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो नहीं होता है। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। एड्स गले लगने के द्वारा संचारित नहीं होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और यह बीमारी वायरस से होती है। यह वायरस मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता, और प्रतिरोधक क्षमता तो वर्तमान में जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी पावर जिसको बोला जाता है, आपके शरीर में आने वाले रोग को आपका शरीर कितनी देर तक रोक सकता है या उससे किस स्तर तक लड़ सकता है, उसको आपको प्रतिरोधक क्षमता, आपके रोग की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता है, गले लगना, गले लगने के द्वारा जो है एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव जो शर्करा से एल्कोहल से परिवर्तित होकर के खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव को शर्करा से एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, तो कौन सी चीज यहां पे आती है, तो लैक्टोबैसिलस, राइबोसोम, खमीर और पेनासिलम। ठीक है, ये चार चीजें हमको यहां पर दी गई है, तो किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर जो है, खमीर एक सूक्ष्म जीवी है जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्म की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसी खमीर से रिलेटेड था कि यदि वो किसी फल में मिलता है तो वो क्या बनता है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता है कि एक ही एग्जाम में रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जो रिलेटेड है, कि ये क्वेश्चन भी हमने पहले देख लिया और ये क्वेश्चन वापस आ गया, ऐसा हमको लगता है, लेकिन वो रिलेटेड होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और अगर आप उन दोनों क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपके पास सही आंसर भी आ जाता है बहुत बार। ठीक है, तो आपके सीधे 2 नंबर बनते हैं, है ना, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। चलिए, आज जो आपने हमारी क्लास देखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहेगी, आगे भी और भी जो पेपर है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उन सारे पेपर्स को आपको देखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पुराने जो भी पेपर हैं वो आपके लिए बहुत काम की चीज है, उनको पढ़ोगे, उनको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। ठीक है, जो पेपर हमने अभी आपको पढ़ाया है इसकी एक और क्लास मैथ्स और रीजनिंग की है, उसके नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां जाकर के आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ जो है वो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप इस पेपर को टाइमिंग लगा करके बिल्कुल सेट करके और अपने गोल की ओर आगे बढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके कोई फ्रेंड है जो आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही अगले पेपर में।